तो नॉर्मली 50 से लेके 80 ग्राम जो नियरेस्ट टू द नियरेस्ट मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज दी जाती है किसी के भी। तो अगर जैसे आपके पास ऑप्शन है 50, 40, 30 और 20, तो आप 50 को लगाएंगे। अगर आपको ऑप्शन दिया रहा है 60, 70 सॉरी ये 80 दिया जा रहा है, 90 दिया जा रहा है, 100 दिया जा रहा है, तो आप उसमें 80 में लगाएंगे। तो 50 से 80 के बीच वाला भी जो है वो इसमें इंक्लूडेड रहेगा। तो आप उसकी चिंता मत करिए, जो पेपर सेटर है वो उसको पता होता है कि कौन सा ऑप्शन देना है इसमें, ठीक है। तो वो चिंता मत करिए आप। कब एग्जाम है आप लोगों के? पूछा गया अभी तो कोई कंफर्म हुआ नहीं है मैम, और जहाँ तक है दिसंबर तक में होगा मैम। दिसंबर में होगा आप लोगों का एग्जाम? हाँ, दिसंबर जनवरी, मतलब समय है ना अभी आप लोगों के पास। मतलब सिलेबस से ज्यादा नहीं है पिछले साल वालों की या इस साल वालों की? नहीं, 22-23 वालों का एग्जाम होगा अभी, और 23-24 वालों का अगले सत्र में होगा सर, 24 में होगा। जी जी ठीक। अच्छा, 2 बैचेस हैं क्या आप लोगों के? नहीं मैम, अभी इसमें नए स्टूडेंट ज्वाइन हो गए हैं, तो इसकी वजह से नहीं होगा इनको। अच्छा चलिए, और किसी का तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना? मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लास। आपका क्या? कल हम लोगों ने यूटेराइन फाइब्रॉइड पढ़ रहे थे। गर्भाशय में जो गठान होती है उसके बारे में हमने पढ़ा था कल। तो उसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स रह गए थे, ठीक है। तो गर्भाशय में जब गठान होती है तो आपको ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि कितने टाइप की होती है। तो 3 टाइप की है मेनली, सब म्यूकस, सब सीरस, ठीक है, और इंट्राम्यूरल। तो ऑप्शन में आपको ये 3 लगा कर आने हैं अगर आपको ऑप्शन पूछे जाते हैं, क्योंकि आपके 10 क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसके बाद के जो क्वेश्चन है पूरा 70 मार्क्स का तो पेपर ही होता है ना आप लोगों का, है ना? यस मैम, यस। ठीक है। अगर साइन एंड सिम्टम्स पूछे जाएंगे आपसे कि यूट्राइन फाइब्रॉइड या गर्भाशय में गठान होने की वजह से क्या क्या लक्षण एक महिला के अंदर देखने को आपको मिल सकते हैं, तो उसमें सबसे पहला आएगा, सबसे पहले दिमाग में क्लिक करना चाहिए, हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? गर्भाशय के बारे में बात कर रहे हैं। तो गर्भाशय का मेन फंक्शन या मेन काम क्या है? अगर मैरिड महिला है तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, और अनमैरिड है तो मेंसेस से रिलेटेड है, माहवारी से रिलेटेड है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो आएगी इसमें क्लिक करना चाहिए आपके दिमाग में कि मेट्रोरेजिया, ठीक है, इर्रेगुलर यूटेराइन ब्लीडिंग या इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। दो मेंसेस के बीच में कंप्यूटर जी प्लीज म्यूट करें, ठीक है। 2 मेंसेस के बीच में जो ब्लीडिंग होती है उसे हम बोलते हैं इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या मेट्रोरेजिया। तो इसमें जो लक्षण महिला में देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहला आता है मेट्रोरेजिया हमें देखने को मिल सकता है, या तो फिर अगर कुछ महिलाओं में हमें पॉलीमेनोरिया भी हमें देखने को मिलता है। अब पॉलीमेनोरिया भी मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी थी, फिर भी मैं रिवाइज करवा देती हूँ। पॉलीमेनोरिया का मतलब होता है जहाँ पे लेंथ ऑफ साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल का चक्र जहाँ पर छोटा हो जाता है, 27 से 28 दिन ना रहकर 20 से 21 दिन का अगर हो जाता है या 21 दिन का हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे पॉलीमेनोरिया, ठीक है। तो मेनोरेजिया भी हो सकता है, सॉरी मेट्रोरेजिया भी हो सकता है महिला को, और दूसरा पॉलीमेनोरिया भी हमें कई महिलाओं में देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज में कई बार बहुत ज्यादा खून का स्राव होने लग जाता है महिलाओं में, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग जिसे हम बोलते हैं। तो कई बार महिलाओं में मेनोरेजिया भी हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यूटेराइन फाइब्रॉइड में विशेष तौर पर जो लक्षण हमें देखने को मिलेंगे वो आएगा मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। तो पहला मेनोरेजिया। राठौर जी माइक म्यूट करिए, राठौर जी माइक म्यूट करिए। पहला मेनोरेजिया, इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी प्रॉब्लम मेंसेस से रिलेटेड मेट्रोरेजिया आ सकता है।
तीसरा जो कॉमनेस्ट है वो होता है पॉलीमेनोरिया, जहाँ पे साइकिल जो है वो छोटी हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा महिलाओं में जो है वो दर्द की शिकायत मासिक धर्म के दौरान महिलाओं में या मेंसेस के दौरान जो है फीमेल्स को लोअर एब्डोमिनल पेन बहुत ज्यादा रहेगा, जिसे हम बोलते हैं डिस्मेनोरिया, जो मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में इसी चैप्टर के में बताया था कि डिस्मेनोरिया क्या होता है। अब इसमें डिस्मेनोरिया का कौन सा टाइप होगा? 2 टाइप मैंने बताए थे, किसी को याद है? डिस्मेनोरिया के 2 टाइप मैंने आप लोगों को बेसिकली बताए थे, किसी को याद है कौन कौन सी होती हैं? मैम पहला था प्राइमरी डिस्मेनोरिया और दूसरा था पैथोलॉजिकल डिस्मेनोरिया। आवाज नहीं आ रही है, कोई एक बोले प्लीज। मैम पहला था प्राइमरी डिस्मेनोरिया और दूसरा था मैम पैथोलॉजिकल डिस्मेनोरिया। हाँ, आज का चैप्टर क्या है मैम? जी यूट्राइन फाइब्रॉइड कल का कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, ठीक है शिवराज जी? ठीक है जी मैम। 2 टाइप का डिस्मेनोरिया मैंने आपको बताए थे, एक था प्राइमरी जिसे हमने फिजियोलॉजिकल बोला था, इसमें किसी भी तरीके से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में या गर्भाशय में कोई भी गठान या कुछ नहीं दिखती है। दूसरा सेकेंडरी होता है जिसे हमने नाम दिया था पैथोलॉजिकल, जहां पे गर्भाशय में कोई पैथोलॉजी आ जाती है। पैथोलॉजी मतलब जैसे गर्भाशय की गठान हो जाए, ठीक है, सर्वाइकल कैंसर हो जाए, उनकी वजह से महिलाओं को माहवारी के दौरान बहुत ज्यादा दर्द जो है वो होता है। तो यहाँ पर जो है महिलाओं को यूटेराइन फाइब्रॉइड की वजह से इर्रेगुलर मेंसेस तो हो ही रहे हैं, उसके साथ साथ मेंसेस के दौरान नाभि के निचले हिस्से में लोअर एब्डोमिनल रीजन में बहुत ज्यादा इंटेंसिटी में दर्द रहेगा, ठीक है। ये एक सिम्टम आता है। पेट में दर्द के अलावा कमर के हिस्से में, कमर के निचले हिस्से में जो बेल्ट वाला एरिया होता है, उस एरिया में बहुत ज्यादा दर्द जो है महिलाओं को रहेगा, ठीक है। और ये दर्द जो है कई बार नीचे जांघों में भी उतरना शुरू हो जाता है। तो महिला जब शिकायत बोलेगी तो वो ये बताएगी कि नाभि के निचले हिस्से में तो दर्द है ही है डॉक्टर साहब, कमर से लेके नीचे जांघों में भी जो है वो दर्द जा रहा है। तो वो इंडिकेट करेगा रेडिएशन ऑफ पेन, हम इसे बोलते हैं। पेन एक जगह नहीं बना हुआ है, वो अपनी जगह बदल रहा है, रेडिएट कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है, जिसे हम मेडिकली कहते हैं रेडिएशन ऑफ पेन। तो ये इंडिकेट करता है पैथोलॉजी की तरफ कि हाँ, किसी तरीके की कोई पैथोलॉजी जो है वो डेवलप हो गई है, जिसकी वजह से ये लक्षण जो है महिला में देखने को मिल रहा है। दर्द अगर किसी पर्टिकुलर रीजन में रहेगा और वो रेडिएट नहीं कर रहा है, फैल नहीं रहा है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि पैथोलॉजी को वो इंडिकेट करे, वो लोकलाइज हो जाता है, ठीक है। जब पैथोलॉजी हो जाती है तो वो दर्द जो है वो फैलने वाला दर्द जो है वो महिलाओं को होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा तीसरा सिम्टम जो महिला को देखने को मिलेगा वो होता है प्रेशर सिम्टम, ठीक है। प्रेशर सिम्टम जैसे पहले भी बताया था, प्रेशर सिम्टम क्या है? यूटेराइन फाइब्रॉइड या गर्भाशय में गठान कितनी बड़ी है, कितनी तेजी से बढ़ रही है, उसकी वजह से, उसके प्रेशर की वजह से क्या क्या लक्षण, आसपास के ऑर्गन को वो दबाना शुरू करेगा और उससे क्या लक्षण आना शुरू होंगे, वो लक्षण हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि ब्लैडर को वो प्रेस करना शुरू करेंगे तो ब्लैडर में क्या कंप्लेंट आएगी? यूरिन रुक रुक कर होना, बार बार यूरिन की डिजायर होना, यूरिन करते समय दर्द का एहसास रहना, और यूरिन जो है वो होल्ड नहीं कर पाना बहुत लंबे समय तक, ठीक है। ये प्रेशर सिम्टम ब्लैडर के आते हैं। अब रेक्टम की हम बात करें, अगर पीछे के हिस्से में, गर्भाशय के पिछले हिस्से में अगर गठान बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो वो रेक्टम को प्रेस करना शुरू कर देगी, उसे दबाना शुरू कर देगी। अब जैसे ही वो उसे दबाएगी तो क्या कंप्लेंट फीमेल बताएगी कि पेट बराबर से साफ नहीं हो रहा है डॉक्टर साहब, जिसे हम कहते हैं कब्ज की शिकायत रहना। तो आपके पास अगर कोई कब्ज की कंप्लेंट लेकर आ रही है महिला, तो उसको सिर्फ कब्ज ही ना समझे, वो कोई पैथोलॉजी को भी इंडिकेट कर सकता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन डिसीज नहीं है, एक लक्षण है।
तो उसको डिसीज समझ के आप इलाज ना करें, लक्षण के पीछे का कारण क्या है, कॉन्स्टिपेशन होने के पीछे का रीजन क्या है, वो आपको पता करना पड़ेगा, जिससे आप उसको प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दे सकें। ठीक है। उसके अलावा इसमें जो दूसरी प्रॉब्लम महिलाओं में देखने को मिलेगी वो है डिस्चार्ज की, वेजाइनल डिस्चार्ज। ठीक है। वेजाइनल डिस्चार्ज अगर यूटेराइन फाइब्रॉइड में किसी तरीके का इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है जी, रीना जी बोले मैम कॉन्स्टिपेशन अगर यूटेराइन फाइब्रॉइड में फिर से कर दीजिए एक्सप्लेन जी, क्या कॉन्स्टिपेशन वाला फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए मैम। देखिए क्या होता है, मैंने कल भी बताया था क्लास में कि प्रेशर सिम्टम आते हैं। गर्भाशय यूट्रस को डिसफिगर नहीं करेगा, मतलब गर्भाशय के जो उसकी आकृति है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन अगर गठान किसी एक एरिया में बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गई है तो वो उसके पूरे आकार को डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है, आड़ा टेढ़ा कर देगा। अब वो जिधर से गठान बढ़ेगी उस तरफ जो ऑर्गन रहेगा। मैडम व्हाइट डिस्चार्ज आप बता रही थी अभी। अरे भाई मैं बता रही हूँ रीना जी का एक प्रश्न था कॉन्स्टिपेशन क्योंकि सिम्टम चल रहा था, तो उसके बाद मैं व्हाइट डिस्चार्ज पर आने वाली हूँ। आप चिंता मत करिए, बताऊंगी मैं अभी। प्लीज बीच में कॉन्सर्ट ना करें प्लीज। कॉन्स्टिपेशन में बता रही थी कि कब्ज की शिकायत क्यों आमतौर पे यूटेराइन फाइब्रॉइड में होगी। गर्भाशय के किस हिस्से में गठान हुई है, अगर पीछे के हिस्से में गठान हुई है तो वो पीछे ही पीछे बढ़ेगा और उस गर्भाशय के पीछे रेक्टम होता है। ठीक है, रेक्टम होता है और रेक्टम से ही आपको पता है कि मोशन जो है फाइब्रॉइड ग्रो करेगा। जब रेक्टम पूरी तरीके से दब जाएगा तो वो पेरेस जब मोशन पास नहीं होगा कई दिनों तक, तो ठीक है रीना जी। जी मैम, थैंक यू मैम। ये हम बोलते हैं प्रेशर सिम्टम में कंप्लेन आती है, वो आता है वेजाइनल डिस्चार्ज, क्योंकि तरीके का भी संक्रमण या इन्फेक्शन, ब्लडी वेजाइनल डिस्चार्ज ब्लड है वो होना शुरू हो जाए। मेरी आवाज मैडम आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क तो खराब है, आवाज बहुत ज्यादा कट के आ रही है। मैम कट करके आ रही थी, थोड़ा ब्रेक लगा है, बहुत ज्यादा कट के आ रही है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। मैम एक बार और रिपीट कर दीजिए। पहले आप लोग, तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर आवाज सही से आ रही है क्या? यस मैम, अभी आने लगी। हेलो। हाँ मैम, हाँ मैम। आवाज आ रही है? बाकी लोगों को? हाँ जी आ रही है, आवाज आ रही है। यहाँ तो बराबर आवाज आ रही है मैडम, आवाज आ रही है। आवाज प्लीज डू कंटिन्यू। कहाँ से बताना शुरू करूं? मनोज सक्सेना जी के यहाँ शायद नेटवर्क का इशू हो रहा है। ल्यूकोरिया में बता रही थी आपको, यहाँ से मैं दोबारा से बता रही हूँ। देखिए शायद आप लोगों में से कल किसी ने कल से ल्यूकोरिया के बारे में पूछा था, तो मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि ल्यूकोरिया क्या होता है। मनोज सक्सेना जी, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है शायद। मैम अभी आई है बस। जी अब आ रही है आपको।
अच्छा, जहाँ पे भी किसी को भी आवाज की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे वहीं बता दें, मैं रुक जाऊंगी, जिससे हम आगे नहीं बढ़े, ठीक है। यहाँ पे जो वेजाइनल डिस्चार्ज होगा वो ब्लड स्टेन्ड होगा, मतलब खून के कुछ छींटे लिए होगा, जो कि इंडिकेट करेगा कि जो यूट्राइन फाइब्रॉइड है उसमें इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से पूरा एरिया छिल के इन्फेक्शन की वजह से खून के थक्के लिए आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा ल्यूकोरिया के बारे में बता देती हूँ कि ल्यूकोरिया क्या होता है, ठीक है। ल्यूकोरिया नॉर्मल हेल्दी डिस्चार्ज हम कब बोलेंगे, और ल्यूकोरिया इज अनहेल्दी डिस्चार्ज, ठीक है। उसे हम अनहेल्दी कब बोलेंगे और हेल्दी डिस्चार्ज कब बोलेंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ, दोनों का डिफरेंस। ल्यूकोरिया हेल्दी डिस्चार्ज कब होगा, जब उसके कुछ क्राइटेरिया को वो फुलफिल करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है ये, तो उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट या फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने का क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। जब तक कि फर्स्ट ईयर के एडमिशन के क्राइटेरिया को फुलफिल आप नहीं करेंगे, आपका एडमिशन नहीं होगा, राइट। उसी तरीके से ल्यूकोरिया के कुछ क्राइटेरिया WHO ने या ICD इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज ने दिया है, तो उसमें जब ये लक्षण फिट होंगे तो हम बोलेंगे ये हेल्दी डिस्चार्ज है। तो पहला, जब वेजाइनल डिस्चार्ज योनि द्वार से जो सफेद पानी जाता है उसमें किसी भी तरीके की बदबू ना हो, ठीक है, नॉन ऑफेंसिव, बदबू नहीं, बदबू रहित हो, तो हम उसे बोलेंगे नॉर्मल हेल्दी डिस्चार्ज। जब उस डिस्चार्ज की वजह से महिला को किसी तरीके की दिक्कत ना जाए, मतलब योनि द्वार में किसी भी तरीके की खुजली जलन का एहसास ना हो, तो हम बोलेंगे कि ये हेल्दी डिस्चार्ज है। मतलब कि नॉन इरिटेटिंग, नॉन ऑफेंसिव, नॉन प्यूरिलेंट, ये 3 चीजें होती हैं। हो काय माहिती गेलं तर तरी तिने मला काटलं काय झालं देशमुख साहब, भैया तो पहला मैं रिपीट कर रही यार क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो आप लोग यार, मैडम अच्छा से पढ़ा रही है। हेल्दी डिस्चार्ज कब होगा, पहला नॉन ऑफेंसिव, कोई बदबू नहीं हो, नॉन इरिटेटिंग, उस डिस्चार्ज से महिला के योनि द्वार में किसी भी तरीके की तकलीफ इन द फॉर्म जलन का कोई एहसास नहीं होगा, किसी भी तरीके का कलर में कोई चेंजेस नहीं हो, सफेद ही होना चाहिए, ऑफ वाइट या वाइट हो, तो हम बोलेंगे इट इज अ हेल्दी नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज, ठीक है। ये समझ में आया आपको? मैम एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं? मैं फिर से बता देती हूँ, ल्यूकोरिया को हम नॉर्मल और हेल्दी डिस्चार्ज कब बोलेंगे, जब वो नॉन ऑफेंसिव, मतलब किसी भी तरीके की बदबू ना हो उस डिस्चार्ज में, सफेद कलर लिए हो, ठीक है, उस डिस्चार्ज से महिला के योनि द्वार में कोई तकलीफ ना हो, मतलब खुजली जलन का एहसास ना हो, ठीक है, तो हम उसे बोलेंगे इट इज अ हेल्दी डिस्चार्ज। ल्यूकोरिया इज अ हेल्दी डिस्चार्ज, ठीक है। अब मैं एबनॉर्मेलिटी की तरफ लेके जाती हूँ, आपको नॉर्मल पता चल गया, अब हम एबनॉर्मल कब बोलेंगे या अनहेल्दी डिस्चार्ज हम कब बोलेंगे वेजाइनल सिक्रीशन को। तो पहला, इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए आप नॉर्मल का, मतलब उसमें किसी तरीके की बदबू रहे तो हम बोलेंगे कि इन्फेक्शन हो गया है और वो एबनॉर्मल डिस्चार्ज है। दूसरा, उसके कलर में कोई चेंजेस आ जाए, सफेद की जगह अगर वो खून लिए हुए है, मटमैला है, पीलापन लिए हुए है, ठीक है, या बहुत ही ज्यादा गाढ़ा है, चिपचिपा है, बदबू के साथ है, खुजली या जलन का एहसास महिला के योनि द्वार में करवा रहा है, तो उसका मतलब कि इट इज अ एबनॉर्मल या अनहेल्दी डिस्चार्ज है और वो इन्फेक्शन की तरफ इंडिकेट कर रहा है, राइट। तो आपको दोनों क्लियर हुआ कि ल्यूकोरिया इज अ हेल्दी डिस्चार्ज हम कब बोलेंगे, जब 3 क्राइटेरिया में फिट होगा, कोई बदबू नहीं, कोई खुजली नहीं, कोई जलन नहीं और सफेद रंग का होगा, तो हम बोलेंगे इट इज अ हेल्दी डिस्चार्ज। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट अगर हो गया, खुजली जलन बदबू और कलर में कोई चेंजेस अगर आ गए, तो हम बोलेंगे इट इज अ एबनॉर्मल डिस्चार्ज या अनहेल्दी डिस्चार्ज। क्लियर यहाँ तक?
यस मैडम। ठीक है, तो अब अगर आपकी क्लिनिक पे कोई पेशेंट आती है, कोई महिला कंप्लेंट लेकर आती है और वो कह रही है मुझे सफेद पानी की शिकायत है, तो एज अ डॉक्टर आपको पहले पूछना पड़ेगा उससे कि उस सफेद पानी से आपको कोई तकलीफ हो रही है क्या। अगर वो बोलती है हाँ डॉक्टर साहब तकलीफ है, खुजली जलन हो रही है, उसमें बदबू आती है, तो आपको इमीडिएटली उसके लिए टेस्ट करवाना पड़ेगा। डॉक्टर्स जो है एडवाइस करते हैं, स्वैब टेस्ट होता है, सिक्रीशन को कलेक्ट करके कल्चर और सेंसिटिविटी हम करवाते हैं, जिससे कि हमें किस ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन हुआ है वो हमें पता चल जाए। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। क्लियर? अब मैं यूट्राइन फाइब्रॉइड कंटिन्यू कर रही हूँ। यहाँ पे जो डिस्चार्ज होगा, वेजाइनल डिस्चार्ज, वो ब्लड के छींटे लिए होगा, सफेद नहीं होगा। ठीक है, मैं क्लियरली बोल रही हूँ कि ये खून के कुछ थक्के जो है वो लिए होगा, जो कि इंडिकेट करेगा कि गर्भाशय में जो है, गठानों में जो है वो किसी तरीके का इन्फेक्शन जो है, संक्रमण जो है वो हो चुका है। ठीक है, अब गर्भाशय का एक और काम है। पहला तो था कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा अगर महिला मैरिड है तो प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो प्रॉब्लम कहाँ तक आ सकती है? पहला, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज करवाएगा, माहवारी में की साइकिल को वो डिस्टर्ब कर देगा। दूसरा, अगर मैरिड विमेन है तो उनमें जो है वो इनफर्टिलिटी कॉज करेगा। ठीक है, प्रेगनेंसी नहीं होने देगा। ठीक है, अब प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो सकती? अगर प्रेगनेंसी हो भी जाएगी तो गठान अगर बहुत ज्यादा बड़ी है तो यूट्रस के स्पेस को, उसकी रूम को वो छोटा कर देगी, बच्चा ग्रो नहीं कर पाएगा, और बच्चा ग्रो नहीं करेगा तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। तो वो कई बार महिलाओं में जो है वो इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। ठीक है, इनफर्टिलिटी के लिए यूट्राइन फाइब्रॉइड के साथ साथ पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज जो होती है वो भी रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो महिलाओं में जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी यूट्राइन फाइब्रॉइड की वजह से, वो ये दिक्कतें आती हैं इनमें। ठीक है, इसके अलावा अब आप इसमें क्या इलाज दे सकते हैं? ऐसी महिलाएं जिनकी गठाने अभी बहुत छोटी हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा छोटी मात्रा में है और कम है, एक दो ही है, और उनकी फैमिली अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो वी एडवाइस एज अ डॉक्टर, हम उन्हें एडवाइस देंगे कि आप अभी अपनी पूरी फैमिली कंप्लीट करें। उसके बाद जो है मायोमेक्टोमी, मतलब कि जो गठान है उसको, उतने हिस्से को जो है वो काट के हटा दिया जाता है। ऐसी महिलाएं जो कि बहुत लेट उम्र में जाके उन्हें गठान हुई है, 45 या 50 की उम्र में, बच्चे भी उनके हो चुके हैं, फैमिली पूरी कंप्लीट हो चुकी है, तो उस कंडीशन में अगर महिला को ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, कंट्रोल नहीं हो रही है, मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में हम उनको सर्जरी के लिए रेफर कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं कंप्लीट हिस्टेरेक्टोमी या टोटल हिस्टेरेक्टोमी, हम उन्हें एडवाइस करते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया आप लोगों का। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक इसी में ले रही हूँ, कंटिन्यूएशन में चल रहा है, कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स। बशीर जी का कोई प्रश्न है क्या? हैंड रेज है आपका। यस मैम। जी मैम, मैम एक क्वेश्चन था कि अगर फीमेल को अगर कोई भी जांच करवाया है सूजी, उसमें कोई भी इन्फेक्शन आ नहीं रहा, फिर भी लिकोरिया की लक्षण ऐसा क्यों रहता है? या फिर कोऑपरेटिव ऐसा तो हो नहीं सकता है। फिर ये हो सकता है कि वो हेल्दी डिस्चार्ज हो रहा हो। अगर उसको कोई खुजली नहीं हो रही है, कोई जलन नहीं हो रही है, और आपने ब्लड सैंपल स्वैब लेके आपने टेस्ट करवाया है, तो सिर्फ स्वैब से नहीं होगा। कई बार महिलाओं में एनीमिया की वजह से, खून की कमी की वजह से भी सफेद पानी की शिकायत कमर दर्द के साथ जो है वो रहने लग जाती है। तो आप एक बार, अगर कोई महिला ऐसी जिसकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ रही हैं, एक बार आप उनका हीमोग्लोबिन या न्यूट्रिशन टेस्ट जो है, ठीक है, विटामिन टेस्ट जो है वो एक बार करवा लें। कई बार उसकी डेफिशिएंसी की वजह से भी महिलाओं में सफेद पानी की शिकायत रहने लगती है। ठीक है बशीर जी? यस मैम। कॉपर टी की वजह से भी समस्या आती है क्या? कॉपर टी की वजह से, कॉपर टी अगर मैरिड है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर रही हैं,
कॉपर टी का इस्तेमाल कर रही हैं, तो कॉपर टी तो मेन रीजन है इररेगुलर ब्लीडिंग के लिए और दूसरा वाइट डिस्चार्ज के लिए। अब कैसे कॉपर टी रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, हमारे शरीर में जब भी बाहर से कोई चीज अंदर आती है तो बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। इन्फ्लेमेटरी चेंजेस मतलब कि उससे लड़ने के लिए वो तैयार हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को अभी सर्दी जुकाम हुआ हो, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज के लिए एलर्जिक है, फॉर एग्जाम्पल किसी को गुलाब से एलर्जी है और आप गुलाब उसके पास लेके जाएं तो उसको तुरंत इन्फ्लेमेटरी चेंजेस अंदर आएंगे, सूजन बढ़ेगी और छींके आना शुरू हो जाएंगी। ये इन्फ्लेमेशन क्या करता है? ये इन्फ्लेमेशन इसीलिए होता है ताकि वो इन्फेक्शन सिर्फ वहीं तक रहे, आगे तक स्प्रेड ना हो। जब कॉपर टी किसी महिलाओं को लगाई जाती है, ठीक है, तो वो कॉपर की बाइंडिंग होती है उसमें, तो वो यूट्रस के अंदर रिएक्ट करता है, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस करता है। क्यों? क्योंकि कॉपर टी जो है वो फॉरेन बॉडी की तरह काम करता है हमारे शरीर में, और जैसे ही इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होते हैं गर्भाशय में सूजन आना शुरू हो जाती है, और उस सूजन की वजह से महिला को जो है सफेद पानी की शिकायत जो है आमतौर पर कॉमनली साइड इफेक्ट है कॉपर टी का, वो रहने लग जाती है। ठीक है, Yes, तो आपको ये सारी चीजें और पूछ लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 1 मिनट में उनका आंसर कर दूं, फिर दूसरे का करती हूँ। तो यहाँ पर कॉपर टी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कि उसकी वजह से अगर हो रहा है तो कई बार डॉक्टर जो है वो रिमूव कर देते हैं या कुछ ऐसी मेडिकेशन देते हैं जिससे कि वो ठीक हो जाए। ठीक है वशीर जी? यस मैम, थैंक यू मैम। जी मैडम, हेल्दी डिस्चार्ज भी नुकसानदायक है और समझा दीजिएगा। क्या? हेल्दी डिस्चार्ज में भी कोई दिक्कत आती है? इससे भी कोई शरीर को नुकसान है? नहीं, आप दोबारा पूछें, क्या पूछना चाह रहे हैं हेल्दी डिस्चार्ज से? मैडम, किसी बच्चे को मतलब कम उम्र की लड़की को वाइट डिस्चार्ज है, वो बदबूदार नहीं है, तो उससे उसके शरीर पे कोई प्रभाव पड़ेगा या उसको नुकसानदायक है क्या? देखिए, कितनी छोटी बच्ची है, अगर बहुत छोटी बच्ची है तो कई बार ये होता है कि पेट में कीड़े होने की वजह से भी सफेद पानी की शिकायत छोटे बच्चों में होने लगती है, और हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से, खाना पीना सही से ना होने की वजह से छोटे बच्चियों में खुजली नहीं होना, जलन नहीं होना, सिर्फ सफेद पानी हल्का फुल्का जो है वो जा रहा होता है। तो वहां पे आपको न्यूट्रिशन करेक्ट करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये मेरा इलाज है, दवाइयाँ कोई इलाज नहीं है। ठीक है, रीना जी का कोई प्रश्न था, हैंड रेज है उनका, प्लीज पूछ लीजिए। आपकी आवाज में बहुत क्रैक हो रही है, शायद मेरी भी आवाज ऐसी ही जा रही है। मैम एक क्वेश्चन है। हेलो, देखिए, जिसको भी क्वेश्चन पूछना ना, ये पैटर्न बहुत अच्छा है, हैंड रेज कर लीजिए, मैं एक एक करके सबसे पूछ लूंगी क्या क्वेश्चन है। रीना जी का प्रश्न था कुछ, प्लीज पूछिए रीना जी। मैम, यूट्रस में क्या बोलते हैं, गर्मी हो जाना, ये मतलब हॉट फ्लैशिंग आना, उससे भी होता है। देखिए, हॉट फ्लैशेस जो है, फ्लैशेस ऑफ हीट जो है, एकदम से गर्मी लगना, एकदम से ठंडी लगना, ये जो है, प्लीज म्यूट कर लीजिए, ये जो है वो मेनली मेनोपॉजल वुमेन में, ऐसी महिलाएं जिनका महीना अब बंद होने की कगार पर है, हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से उनमें हॉट फ्लैशेस, एकदम से ठंडी लगना, एकदम से गर्मी लगना, बहुत तेज पसीना आ जाना, घबराहट होना, बीपी ड्रॉप कर जाना, ये सारे लक्षण उनमें आते हैं। या तो फिर उन महिलाओं में आते हैं जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स काफी लंबे समय से इस्तेमाल कर रही हो और उसके साइड इफेक्ट में उन्हें फ्लैशेस ऑफ हीट देखने लगती है। ठीक है मैम, इसकी वजह से वजाइनल डिस्चार्ज होता है, लुकेरिया? क्या? ये हॉट फ्लैशेस की वजह से क्या लुकेरिया? हॉट फ्लैशेस की वजह से ल्यूकोरिया नहीं होगा, ल्यूकोरिया के पीछे रीजन अलग है, हॉट फ्लैशेस के पीछे रीजन अलग है। ठीक है मैम। मैम, एक और की बोलते हैं कि उसमें गर्मी बढ़ जाना है, कैसे मैम थोड़ा सा एक्सप्लेन? नहीं, मुझे तो आपकी आवाज नहीं आ रही, सिर्फ मुझे इतना समझ में आ रहा कि गर्मी बढ़ जाना, इसके अलावा और कोई आवाज नहीं आ रही है। रेवाराम जी, माइक म्यूट कीजिए और वीडियो भी म्यूट कीजिए, डिस्टर्ब हो रही क्लास। रेवाराम जी,
जी सर। रेवाराम समझ में नहीं आता है क्या? रेवाराम माइक म्यूट कीजिए और वीडियो भी म्यूट कीजिए, क्लास डिस्टर्ब हो रही है आपसे। जी सर। सर मेरा पीछे से कुछ छूट गया है, क्या बता सकती हैं सर? हाँ जी बताएं, पूछें क्या प्रश्न है आपका राजेश जी। मैम पीछे से मेरा छूट गया है, क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे सर। पीछे का जो छूट गया है उसके लिए आप वशिष्ठ जी से कांटेक्ट कर लें, आपको किस तरीके से मटेरियल प्रोवाइड हो सकता है वो आपको बता देंगे, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन था कि मैं आगे कंटिन्यू करूं? हेलो मैम, एक्सक्यूज मी मैम, लास्ट के 10 मिनट में क्वेश्चन रखें मैम। अभी क्लास चल रही है, आप क्लास में क्वेश्चन कर लीजिएगा प्लीज। पहले जो क्लास को आगे बढ़ाओ, फिर क्वेश्चन मुझे लास्ट में। कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स हम पढ़ लेते हैं, पीआईडी है, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर के लिए समय दे दूंगी, ठीक है। आप लोग जब तक लिख के रख लें, अगर यूट्राइन फाइब्रॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन है तो भी आप पूछ सकते हैं बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम महिलाओं में सबसे कॉमनली हमें देखने को मिलती है वो होती है कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, ठीक है। सर्विक्स का कैंसर, यूट्राइन फाइब्रॉइड, ब्रेस्ट कैंसर के बाद जो सबसे कॉमनेस्ट कैंसर महिलाओं में हमें देखने को मिलता है, जिसके लिए आजकल सरकार भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है। वैक्सीनेशन जो है वो आजकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए आ गई हैं। तो सबसे कॉमनेस्ट आज की डेट में जो कैंसर हो गया है वो है सर्वाइकल कैंसर। अब सर्वाइकल कैंसर के पीछे जो मेन रीजन देखा जाता है तो वो होता है एक तो हार्मोनल पिल्स, महिलाएं जैसे कि मेंसेस को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो पिल्स। एक मिनट आप लोग मुझे बताएंगे। रेवाराम जी आप म्यूट कर लें यार, बहुत आपके यहाँ से आवाज आ रही है। रेवाराम आपका वीडियो भी बंद करो, माइक भी बंद करो आप पहले। जी सर। ठीक है, तो सबको पता है कि आजकल हार्मोनल पिल्स का यूज जो है वो बहुत फ्रीक्वेंट और बहुत कॉमनली अवेलेबल हो गया है। तो महिलाएं जो हैं आजकल सर्वाइकल कैंसर से सफर कर रही हैं क्योंकि पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर बहुत लंबे समय तक ओसीपीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल किया गया तो उसके दुष्परिणाम में महिलाओं में कैंसर ऑफ सर्विक्स सबसे कॉमनेस्ट वो है। ऐसी महिला, आवाज आ रही है मैम? आवाज कट के आ रही है मैम, कट के आ रही है आपकी आवाज। 2 मिनट पहले से रिपीट। आवाज कट कट कर आ रही है, दोबारा। अभी क्लियर है? यस मैम। यस मैम। कैलाश जी आपको शायद मेरी आवाज सही से नहीं जा रही है, आपका मैसेज आ रहा है मुझे, पर अभी यहाँ नेटवर्क तो पूरा प्रॉपर है, आप अपने यहाँ के चेक करिए एक बार। क्लियर आ रही है मैम, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो क्या है मैडम, ये बार बार ही म्यूट कर लेते ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये बार बार म्यूट कर रहे हैं ना, इसलिए हो रहे तकलीफ। ऐसी महिलाएं बोलिएगा, मल्टीपल पार्टनर रीजन हो जाइए। देखिए अगर आवाज नहीं आ रही है तो मेरी तरफ से मैं यही कर सकती हूँ, मैं पॉज कर लूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहाँ तो नेटवर्क प्रॉपर आ रहा है। मैम जिसको आवाज नहीं है उसको प्रॉब्लम नहीं है, जिनको नहीं आ रहा है उनको थोड़ा बेटर पे जाने के लिए बोलिएगा। आवाज एकदम क्लियर आ रहा है। योर वॉइस इज क्लियर मैडम, प्लीज कंटिन्यू। अब मैं बोलना शुरू कर रही हूँ। ऐसी महिलाएं जिनके मल्टीपल पार्टनर्स हैं, एक से अधिक पार्टनर्स हैं, उनमें सर्वाइकल कैंसर सबसे कॉमन देखने को मिलता चला गया है, जिसे हम बोलते हैं HPV, ह्यूमन पैपिलो वायरस। सर्वाइकल कैंसर के लिए अगर कोई वायरस रिस्पॉन्सिबल है तो वो है HPV, ह्यूमन पैपिलो वायरस।
ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है। ह्यूमन पेपिलो वायरस सर्वाइकल कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा और एक और वायरस है जिसे हम बोलते हैं हर्पीस वायरस टाइप 2, ठीक है। तो सबसे कॉमनेस्ट कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो HPV, ह्यूमन पेपिलो वायरस, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। दूसरा एक और वायरस रिस्पॉन्सिबल है, वो है हर्पीस वायरस टाइप 2, ठीक है। क्लियर? ये आवाज आई मेरी? यस मैम। दूसरा बार रिपीट कर दीजिए। साथ में टिक करके जाइए, इसी तरीके के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं, ठीक है। मैम हर्पीस वायरस का और एक बार बोलिए मैम। किसके बारे में? हर्पीस। अच्छा, हर्पीस वायरस टाइप 2, हर्पीस के बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, उसमें से टाइप 2 जो होता है वो सर्वाइकल कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। जो वैक्सीनेशन दिया जाता है वो HPV के अगेंस्ट दिया जाता है, सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़े। मैम ये लेडीज में ही ज्यादा क्यों होता है मैम? ज्यादातर कैंसर लेडीज में ही देखने को मिलता है, इसके बारे में जी। लेडीज में ही ज्यादा देखने को मिलता है मैम, कैंसर क्यों होता है लेडीज को ही ज्यादा? भाई सर्विक्स उनके पास है, हार्मोनल फ्लक्चुएशन सबसे ज्यादा महिलाओं में होता है। पैदा होने के दिन से लेकर मरने तक की उम्र तक महिलाओं के शरीर में सबसे ज्यादा हार्मोनल फ्लक्चुएशन होता है। फॉर एग्जांपल, प्यूबर्टी की उम्र में हार्मोन्स का लेवल अलग होता है, प्यूबर्टी के दौरान उनमें हार्मोन का लेवल अलग होता है, प्रेगनेंसी के दौरान उनमें हार्मोन का लेवल अलग होता है, आफ्टर प्रेगनेंसी या आफ्टर डिलीवरी हार्मोन्स का लेवल कुछ और हो जाता है, मेनोपॉज के दौरान उनका हार्मोनल लेवल फिर से ऊपर नीचे होता है, मेनोपॉज आने पर फिर से हार्मोन जो है वो ड्रॉप करना स्टार्ट होता है। तो शरीर में एक बच्ची के पैदा होने के, प्यूबर्टी में जाने से लेके और मरने तक की उम्र तक बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, जिसकी वजह से उनको टैबलेट्स भी बहुत ज्यादा लेनी पड़ती हैं, ठीक है। और वही महिलाएं हैं जो कि गर्भ धारण करती हैं, जिसकी वजह से शरीर में और ज्यादा चेंजेस आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी बहुत कमजोर होके वायरस को कैच कर लेती हैं और इन्फेक्शन होता है और उनको कैंसर हो जाता है, ठीक है। अब मैं अगर मेल की बात करूं तो मेल में प्यूबर्टी के दौरान ही सिर्फ हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उससे पहले भी टेस्टोस्टेरोन होता है और प्रेगनेंसी रिलेटेड तो ऐसा कोई इशू होता नहीं है उनके साथ, इवन उनमें मेनोपॉजल एज भी नहीं रहती है, तो ठीक है। इसीलिए जेंट्स में हार्ट अटैक ज्यादा होता है और फीमेल में कैंसर ज्यादा होता है, ठीक है। ये एक रीजन है। आगे बढ़े। थैंक यू मैम। ओके जी, आगे मैं चलती हूँ। HPV वायरस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, हर्पीस वायरस टाइप 2 जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। ऐसी महिलाएं जिनके एक से ज्यादा पार्टनर रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा कॉमनेस्ट है। ऐसी महिलाएं जो धूम्रपान करती हैं, स्मोकिंग की टेंडेंसी है जिनमें, ऐसी महिलाएं जो अल्कोहल का कंजप्शन करती हैं, मदिरा पान करती हैं, उनमें सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि सर्वाइकल कैंसर हो जाए। जैसे कि हम वेस्टर्नाइजेशन की बात करें, जो आजकल मॉडर्नाइजेशन कल्चर का चल रहा है, उस दौरान सर्वाइकल कैंसर के रेट्स जो है वो आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। एक तो मेंटल प्रेशर, साइकोजेनिक कॉज भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा फिजिकल फैक्टर्स, जो आपके लाइफ स्टाइल जो है उसकी वजह से भी महिलाओं में ये कैंसर के केसेस जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इनमें क्या क्या आपको लक्षण दिखेगा? अगर सर्वाइकल कैंसर है किसी को तो महिला क्या लक्षण लेकर आ सकती है? तो पहला, कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग, इंटरकोर्स के दौरान की वजह से या इंटरकोर्स के दौरान जो है महिला को जो है वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाना इंडिकेट करेगा कि सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि सर्वाइकल कैंसर ही है। तो एक लक्षण है कि कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग, ठीक है। दूसरा है कि पोस्ट मीनोपॉजल, ऐसी वुमेन्स जो कि मीनोपॉज की बाद की स्थिति, पोस्ट मीनोपॉज के बाद की जो स्थिति है या मीनोपॉज के बाद की जो उम्र होती है, उस समय वेजाइनल एरिया से रक्त का स्राव होने लग जाना, ब्लडी डिस्चार्ज जो है वो आने लग जाना।
तो वो नॉर्मल नहीं है, वो इंडिकेट कर रहा है कि हाँ कुछ पैथोलॉजी जो है वो अंदर चल रही है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग वाला डिस्चार्ज जो है वो हो रहा है। ठीक है, डिस्चार्ज जो है वो रक्त के स्टेन लिए होगा, ब्लड का स्टेन लिए होगा, मटमैला सा होगा, उसमें बदबू रहेगी। ठीक है, मैं क्लियर कर रही हूँ, नॉर्मल में बदबू नहीं होती है। यहाँ पे जो है डिस्चार्ज बदबूदार होगा, जो कि इंडिकेट करेगा कि हाँ कोई पैथोलॉजी जो है वो अंदर चल रही है। ठीक है, इसके अलावा कैकेक्सिया, बॉडी का वेट जो है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। कैंसर का एक सिम्टम है कि बॉडी का वेट जो है वो लॉस होना शुरू होगा, धीरे धीरे करके वो कम होना शुरू हो जाएगा, शरीर में कमजोरी दिखना शुरू हो जाएगी, कमर में दर्द, पूरी शरीर में जो है वो पीड़ा का एहसास रहेगा, भूख ना लगना, चिड़चिड़ापन, नींद ना आना। ठीक है, और एनीमिया, खून की कमी हो जाना, बहुत हैवी ब्लीडिंग होना, ये सारे लक्षण जो है वो इशारा करते हैं कि सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा महिला को जो और लक्षण दिखेंगे हमें, वो है पेनफुल मिक्चुरेशन। यूरिन के दौरान, पेशाब करते समय महिला को बहुत ज्यादा दर्द का रहना। ठीक है, बार बार यूरिन की इच्छा बने रहना, यूरिन को होल्ड नहीं कर पाना, ऑटोमेटिकली वो लीक कर जाना यूरिन का, ठीक है, या पेशाब का, तो हम बोलेंगे कि हाँ ये सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा वेजाइनल एरिया में डिस्चार्ज की वजह से खुजली, जलन का एहसास रहना, दर्द रहना। ठीक है, और मोशन करने में भी महिला को जो है वो दर्द का एहसास रहना, या हम ये बोल सकते हैं स्टूल या लेट्रिन पास करते समय भी दर्द का एहसास रहना, तो वो इंडिकेट करेगा कि ये सर्वाइकल कैंसर की तरफ आपको इशारा कर रहा है। ठीक है, तो आपको इमीडिएटली उसका रिपोर्टिंग करवाना है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि सर्वाइकल कैंसर अभी किस स्टेज पे है, जिससे आप उसको प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगर आपको सर्वाइकल कैंसर के बारे में अर्ली स्टेज में, इनिशियल स्टेज में पता चल जाता है, तो आप उनको मेडिकेशन से ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत लेट स्टेज में आपको सर्वाइकल कैंसर के बारे में पता चल रहा है, तो इमीडिएटली आप उसे डॉक्टर को या कैंसर सेंटर में रेफर करके इमीडिएटली रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी जो है वो एडवाइस कर दें, स्टार्ट कर दें, जिससे कि इन्फेक्शन को वहीं कंट्रोल किया जा सके और पर्सन की लाइफ को सेव कर सके। ठीक है, तो ये कुछ इलाज हैं जिसमें आपको सर्वाइकल कैंसर के बारे में बताया है कि सर्वाइकल कैंसर के क्या लक्षण होते हैं, किसकी वजह से होता है, और अगर अर्ली स्टेज में आपको पता चल रहा है तो आप मेडिसिन से, दवा से आप उसका इलाज कर सकते हैं, और अगर बहुत लेट पता चल रहा है तो आप उसको कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी जो है वो एडवाइस करें विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। ठीक है, क्लियर? अब मुझसे पूछें किसको क्या क्वेश्चन था। यहाँ तक सर्वाइकल कैंसर क्लियर हो गया आप लोगों को? जी मैम। मैडम, जो वाइट डिस्चार्ज में स्मेल आता हो, हाँ जो वाइट डिस्चार्ज में स्मेल आता हो, तो उसके लिए ट्रीटमेंट भी बताएंगे आप मैडम? देखिए, जो वाइट डिस्चार्ज में अगर स्मेल आ रही है, तो पहले तो ट्रीटमेंट से पहले आपको कारण पता करना जरूरी है। अगर गोनोरियल इन्फेक्शन है, गोनोकोकल इन्फेक्शन हुआ है, पार्टनर से वो इन्फेक्शन लेकर आई है, तो आपको पहले उसका कॉज पता करना पड़ेगा। तो आप VDRL करवाएंगे, ठीक है, सिफिलिस का टेस्ट करवाएंगे, और उसके हिसाब से एंटीबायोटिक्स जो है वो देना शुरू करेंगे। अगर कैंडिड एल्बिकन्स का इन्फेक्शन है, तो कैंडिड एल्ब के नाम से टैबलेट्स आती हैं जिसको पर वेजाइनली रखने के लिए दिया जाता है, आप वो ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, तो कारण क्या है, किसकी वजह से हो रहा है, उसका ट्रीटमेंट अलग अलग रहेगा। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। कैंसर का मैम, तो उनको कीमोथेरेपी हेलो जी, फिर से पूछे हुसैन जी। मैम, एक पेशेंट है कैंसर के, कीमोथेरेपी हो गया मैम, क्या इनका सेंटर, कैंसर सेंटर थोड़ा दूर है, 2 दिन से उनको पेन बहुत हो रहा था, तो उनको कल मैं पैरासिटामोल जो है रिकमेंड किया, तो और उससे बढ़ के भी दूसरा कुछ कर सकते हैं क्या मैम? नहीं, देखिए, कैंसर का लक्षण ही यह है कि ना सहने वाला दर्द या पीड़ा, उसके लिए आप उनको काउंसलिंग करने के अलावा
हिम्मत देने के अलावा आप और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादा डोज में आप मेडिसिन भी उनको नहीं दे सकते। बॉडी इतनी वीक हो चुकी होती है कि वो उसके अपोज में क्या रिएक्ट कर जाए आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा। ठीक है? यस मैम। जी मैम। हेलो मैम। जी हेलो प्रसाद जी। जी 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 मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ, एक से अधिक पार्टनर के कारण कौन सी चीज बदल जाती है जिससे जो कैंसर में बदल जाता है? देखिए, अगर मेल पार्टनर इन्फेक्टेड है, उसको किसी तरीके का इन्फेक्शन है, तो वो महिला पार्टनर को इन्फेक्शन देगा। जी जी जी, समझ गए। ठीक है? जैसे प्रोस्टिट्यूट होती हैं, एड्स कैसे फैलता है? एक इन्फेक्शन था, एक इन्फेक्टेड था, दूसरे को उसने फैला दिया। उसी तरीके से अगर किसी मेल पार्टनर में इन्फेक्शन है, तो वो महिला को दे देगा इन्फेक्शन, और वो वायरस वहीं पर लंबे समय तक रहकर उसमें कैंसरस चेंजेस लाना शुरू कर देगा। जी मैम, समझ में आ गया, इन्फेक्टेड मेल के कारण हो जाएगा। जी जी। काजल पटेल जी का एक प्रश्न दीजिए थोड़ा सा। मैडम आपका व्हाट्सएप नंबर दीजिए, एक पेशेंट का रिपोर्ट देता हूँ। व्हाट्सएप नंबर लास्ट में देती हूँ मैं आपको, है ना? मैडम एक क्वेश्चन है मेरा। जी शर्मा जी। एक्चुअली मैडम, प्रेगनेंसी में कार्पियस ल्यूटियम सिस्ट ऐसा देखने को मिला है, तो इसको कैसे ट्रीट करेंगे मैम? नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली प्रेगनेंसी जैसे जैसे ग्रो करेगी वो चला जाएगा। यस पेशेंट का सिम्टम है मैडम ऑल बॉडी पेन, उल्टी, मितली, ऐसा सिम्टम दे रहे हैं। प्रेगनेंसी में तो नॉर्मल है, प्रेगनेंसी का सिम्टम है। वो कॉर्पस ल्यूटियम के सिस्ट की वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान इनिशियल स्टेज में कॉर्पस ल्यूटियम का सिस्ट बनना एक आम बात है, और जैसे प्रेगनेंसी ग्रो करती है वो अपने आप चला जाता है। ठीक है? इसको और कुछ करना नहीं पड़ेगा मैम? कुछ नहीं करना है, आप टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें अगर कुछ और लक्षण आ रहे हैं तो। मैम ये मेल में भी हो सकता है क्या? मेल में भी हो सकता है? मेल में क्या हो सकता है? सर्वाइकल कैंसर। मेल में सर्विक्स ही नहीं होता है तो कैंसर कहाँ से होगा? पहले उसके लिए आपको मेल करवाना पड़ेगा, कैंसर होगा। प्रोस्टेट मैलिग्नेंसी हो सकती है। प्रोस्टोमेगाली क्वेश्चन मैडम। हाँ जी मैडम, ये सर्वाइकल कैंसर के लिए एक बायोप्सी टेस्ट भी होता है ना मैडम? सारे कैंसरों में बायोप्सी टेस्ट होता है, क्योंकि कैंसर में सेल्स का मल्टीप्लिकेशन एबनॉर्मली बहुत ज्यादा हो जाता है। उनके जो नेचर होता है उनमें चेंजेस आने लग जाते हैं, इसीलिए वहां का एक छोटा सा हिस्सा लेके हम माइक्रोस्कोपिकली उसकी बायोप्सी टेस्ट करके स्टडी करते हैं कि सेल किस तरीके का दिख रहा है, होमोजेनस है या हेट्रोजेनस कैरेक्टर के हो गए हैं। ठीक है? तो वो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट वाला जो है वो टेस्ट करेगा। ये मीटिंग खत्म हो जाए मैं पूछता हूँ। हाँ, कि ग्रोथ रेट क्या है मैडम, किस हिसाब से वो मल्टीप्लिकेशन? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, काजल पटेल जी का एक प्रश्न है, ले लो। मैम, आपने फाइब्रॉइड का बोला था ना कि मतलब फैमिली प्लानिंग के बाद ये सर्जरी के द्वारा हटा सकते हैं, तो मैम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आने के चांसेस नहीं होते? अब यहाँ से आपका ना सितार बजने लगा आवाज में। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से क्वेश्चन फिर से बोलिए आप। यस मैम, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में आपने बोला था ना फैमिली प्लानिंग के बाद ये सर्जरी के द्वारा हटाया जा सकता है फाइब्रॉइड। जी। तो मैम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चे में आने की चांसेस तो नहीं होती बिनाइन ट्यूमर की सेल? क्या है ये स्प्रेडेबल या कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है यूटेराइन फाइब्रॉइड, कि एक महिला से दूसरे महिला को हो जाएगा या बच्चे में हो जाएगा। अगर बच्चा गर्भ के अंदर मेल है तो उसको यूटेराइन फाइब्रॉइड कैसे होगा? नहीं हो सकता है। अगर बच्ची भी है तो भी नहीं होगा उसको। लेकिन यहाँ पे यूटेराइन फाइब्रॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सी महिलाओं में होता है, जो कि ऑटोमेटिकली कुछ समय के बाद जैसे ही बच्चा डिलीवर्ड आउट होता है उसका साइज भी छोटा हो जाता है। माइक म्यूट करिए। गुलसामिन जी, माइक म्यूट कीजिए। थैंक यू मैम। जी।
मैम एक क्वेश्चन था, अभी लॉन्ग टाइम तक जो है ना OCP जब यूज करते हैं तो उसके बाद के जो बच्चे रहते हैं नॉर्मल रहते हैं या एबनॉर्मल रहते हैं? फिर से पूछिए, फिर से किसके एबनॉर्मल नॉर्मल? मैम जो लॉन्ग टाइम तक OCP जो यूज करते हैं तो वो उसके बाद बच्चे नॉर्मल होंगे या एबनॉर्मल होंगे? इसमें तो कोई स्टडी में अभी तक ऐसा नहीं पाया गया कि जो कि OCPs यूज कर रही हैं उनके बच्चे एबनॉर्मल पैदा हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ, लंबे समय तक उसका इस्तेमाल नहीं करवाया जाता है, डॉक्टर खुद ही मना करते हैं, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होने के बाद कई बार प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम आ जाती है। बच्चा तो अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास को, जिसमें कि हम PID के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में मैडम? PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, कंटिन्यूएशन है, लास्ट टॉपिक है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। माइक म्यूट कर लो यार। नंबर मिल सकता है तो हम कल कंटिन्यू कर देंगे इसको, ठीक है। मैम क्या आपका नंबर मिल सकता है प्लीज? जी मैम, ओके, थैंक यू। मिल जाएगा, मैं देती हूँ अभी बाद में। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम। मैं दे दूंगा नंबर आपको।